हेलो एवरीवन, दिस इज़ सिद्धार्थ शंकर राय। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, सिविल इंजीनियरिंग के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वो है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बारे में सब जानते होंगे, पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपका डेफिनेटली क्लियर नहीं होंगे इसके बारे में। आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो रहता है, हर बुक में भी वो रहता है, हर जगह पर मैंने देखा है, स्ट्रेस एंड प्रेशर, इसके बीच में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो है वो रहता है। इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ये क्वेश्चन तो IES के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ये स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्या है, और ये या फिर ये एक ही चीज़ है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ब्रैकेट में ए लिखा गया है, तो इसको आप समझने के लिए डायग्राम पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज स्ट्रेस? असल में हम जब कोई लोड अप्लाई करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर या फिर कोई भी मेंबर के ऊपर, मान लीजिए ये जो येलो वाला मेंबर है उसमें हम टेंसाइल लोड दे रहे हैं, ठीक है। P इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी, सो इट इज टेंसाइल। अगर टूवर्ड्स होगा तो कंप्रेशन, अब ये टेंशन है, ठीक है। अभी आप बीच में देखिए, यहाँ पे ये ब्लू लाइन, ये R लिखा हुआ है, ये रेजिस्टेंस होता है। मतलब क्या? अगर हम यहाँ पे मान लीजिए टेंसाइल लोड दे रहे हैं, मतलब ये रिएक्शन है, इसका डायरेक्शन असल में उल्टा होना चाहिए था। ये इसी डायरेक्शन में लिखा है, पर ये उल्टा होता है। मतलब क्या होता है, अगर आप इसको खींचने की कोशिश करते हो तो इंटरनली बॉडी ट्राई करता है कि अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वो रहे, इसलिए उसके अंदर से ऑटोमेटिकली कंप्रेशन क्रिएट होता है। मतलब ये जो लोड है उसको बैलेंस करने के लिए वही होता है रेजिस्टिव फोर्स। फिर आता है स्ट्रेस। वो क्या होता है, ये देखिए, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अभी यहाँ पे भी मैंने वही बताया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब ये R डिवाइडेड बाय A ही स्ट्रेस होता है। यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया R बाई A। पर यहाँ और एक चीज़ लिखा गया है, इज इक्वल टू P बाई A। तो ये P क्या है? ये एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है। R क्या है? इंटरनली रेजिस्टिव फोर्स है। ये एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है। इसमें डिफरेंस होता है, पर विद इन सर्टन लिमिट। मतलब अगर हम इलास्टिक लिमिट की बात करें, वहाँ पे R और P जो है वो मैथमेटिकली सेम होते हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। मतलब ये जितना भी आप यहाँ पे खींच रहे होते हो वो अंदर से उतना रेजिस्टेंस कर रहा होता है। इसलिए P और R अगर सेम हो गए, सो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस इज इक्वल टू P बाय A। मतलब जितना फोर्स हम डाल रहे हैं डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी P और R हम रिप्लेस कर सकते हैं ना, पर ये जो है, ये सिग्मा इज इक्वल टू P बाय A, ये सही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये इलास्टिक लिमिट में हो सकता है, वो भी मैथमेटिकली। कॉन्सेप्चुअली तो वो R बाई A ही होता है स्ट्रेस, और ये P बाई A क्या होता है? ये होता है आपका प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया प्रेशर। तो आप समझ गए डिफरेंस क्या है स्ट्रेस और प्रेशर में। स्ट्रेस हम कभी डाल नहीं सकते कोई भी ऑब्जेक्ट पे। ज़्यादातर बुक में ये लिखा गया है एक्सटर्नल स्ट्रेस ऑफ 5 किलोन्यूटन इज अप्लाइड, किलोन्यूटन पर मीटर इज अप्लाइड, और एक्सटर्नल टेंसाइल स्ट्रेस इज अप्लाइड। ये गलत चीज़ है। स्ट्रेस हम अप्लाई कभी कर नहीं सकते। स्ट्रेस तो इंटरनली जनरेट होता है, रेजिस्टेंस जो भी हम डालते हैं प्रेशर उसके अगेंस्ट में, और वो दो जो है प्रेशर और स्ट्रेस वो इलास्टिक लिमिट में वो सेम होते हैं। इसलिए हम इसको मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज same as your pressure.
प्रेशर इज एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अभी नाउ you can just pause this video and write down this definition. This is very conceptual definition. Actually I want to cover both in Hindi and English languages, so I am using this PPT. Otherwise I could only just show you diagrams and go through it, but no, that should not be very proper way. So मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, आप चाहो तो इसको अपने नोट में उतार सकते हो। अब ये हो गया क्या, मैथमेटिकली प्रेशर क्या हो गया, P/A। P हो गया एक्सटर्नल लोड, A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। पर विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है, एक्सटर्नल लोड इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, सो स्ट्रेस इज एरिथमेटिकली सेम विद प्रेशर। वही बात मैंने बताया। अभी चलते हैं स्ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज सिंपली द मेजर ऑफ हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेस्ड और डिफॉर्म्ड ड्यू टू प्रेशर। सो प्रेशर हम जो डाल रहे हैं बॉडी पे, उसके वजह से उसमें क्या चेंजेस आया है, डिफॉर्मेशन क्या आया, या फिर कुछ क्या स्ट्रेच हम कह नहीं सकते क्योंकि वो कॉम्प्रेस भी हो सकता है, पर हम डायरेक्टली डिफॉर्मेशन तो यूज कर ही सकते हैं। तो उसमें क्या चेंजेस आता है एक बॉडी में, यहाँ पे नीचे डायग्राम में देखिए, इसका ओरिजिनल लेंथ बॉडी का ये था। ठीक है, अभी हम स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस ये नहीं, ये भी गलत है, यहाँ पे स्ट्रेस हम लिख नहीं सकते, पर हाँ इलास्टिक लिमिट है तो हम यहाँ पे स्ट्रेस लिख सकते हैं, क्योंकि P इक्वल टू R। ओके, सो यहाँ पे ये स्ट्रेस के वजह से क्या होता है, यहाँ टेंसाइल प्रेशर होता है, टेंसाइल प्रेशर से यहाँ पे थोड़ा इलंगेशन हो गया है। इलंगेशन के बारे में जानते होंगे, जो खिंच जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। ये इसको हम डेल्टा L लिखते हैं अगर, तो फिर स्ट्रेन ये हो गया आपका चेंज इन लेंथ, मतलब यहाँ पे जितना भी इलंगेशन हुआ है डिवाइडेड बाय हमारा ओरिजिनल जो लेंथ था, ये वाला लेंथ नहीं, ये डिफॉर्म्ड लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ है, तो इसलिए डेल्टा L/L वो हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेन को दिखाया जाता है एप्सिलॉन सिंबल में, ज़्यादातर बुकों में यहीं लिखा गया है, कहीं कहीं E स्मॉल e भी लिखा जाता है, पर ये स्टैंडर्ड नोटेशन स्ट्रेन का होता है। क्या, एप्सिलॉन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे लिखा गया है। सो ये स्ट्रेन जो है ना, वो प्रेशर के वजह से क्रिएट होता है, स्ट्रेस के वजह से नहीं। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के वजह से क्रिएट होता है, इसको समझना होगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे डाल दिया हूँ कि कॉज एंड इफेक्ट, कौन सा चीज़ कॉज है, कौन सा उसका इफेक्ट है, कौन सा चीज़ कॉज है, कौन सा उसका इफेक्ट है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये। प्रेशर हम डालते हैं बॉडी पे, तो प्रेशर के वजह से स्ट्रेन जनरेट होता है बॉडी में, मतलब उसका डिफॉर्मेशन होता है, और वो डिफॉर्मेशन जो होता है ना, उसको रेजिस्ट करने के लिए बॉडी हमेशा चाहता है न्यूटन्स के लॉ के अनुसार अपने जगह पे ही बना रहे, टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, शेप एंड साइज। सो इट ट्राई टू डेवलप opposite reaction और resistance, that resistance for area is stress। so cause हो गया पहला प्रेशर 1 नंबर पे, 2 नंबर पे उसका इफेक्ट हो गया स्ट्रेन, फिर ये 2 नंबर पे स्ट्रेन हो गया कॉज, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अभी उसका जो इफेक्ट है वो स्ट्रेस है, उसके बारे में भी हम देख चुके हैं पहले से। ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर बुक में कहीं पर भी इसके बारे में कोई मतलब उतना मैंने तो नहीं देखा है कि ये कॉज एंड इफेक्ट को सही से कहाँ पे भी बताया गया हो। फिर आते हैं हम हुक्स लॉ पे। ये तो हम सब मैं जो सोचता हूँ, आई थिंक एवरी इंजीनियर एंड एनी डिप्लोमा स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट एवरीवन नोज दिस, बट थोड़ा हम जान लेते हैं इसके बारे में और ज़्यादा। हुक्स लॉ स्टेट क्या करता है, सेज मतलब इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इट सेज within elastic limit stress is directly proportional to strain। मतलब ये हो गया स्ट्रेस y एक्सिस में, और यहाँ पे x एक्सिस में हो गया स्ट्रेन। ये आप याद रखिए, हमेशा स्ट्रेन x में ही रहता है हमेशा, हर डायग्राम में, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, और स्ट्रेस हमेशा y एक्सिस में रहता है। हमने माइल्ड स्टील का भी एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिए, वो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। सो यहाँ तक इलास्टिक रीजन रहता है। सो इसमें अगर हम इसका स्लोप निकालें, ये जो लाइन है वो स्लोप ही ई होता है, मतलब
ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन होता है ये आपस में प्रोपोर्शनेट होता है। ये देखिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हो गया हुक्स लॉ, यहाँ तक हुक्स लॉ है। उसके बाद आता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या है, यंग्स ने उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ई डाल दिया है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाल दिया है। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया वही आपका यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसे कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। इसको हर बुक में ही दिखाया गया है, इसलिए मैं इसका सिंबल ई यहाँ पे दिया हूँ। ठीक है, अभी यहाँ ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू ई, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ये रिलेशन से हम सब कुछ निकाल सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली भी आप स्ट्रेन मेजर कर लो, फिर यंग्स मॉडुलस तो पता होता है हर मटेरियल का, उसमें से स्ट्रेस निकल जाता है। ठीक है, सो हुक्स लॉ यहाँ तक है सिर्फ, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। उसके बाद जो आता है, मतलब अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिठा देते हैं तो वो होता है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो इसमें भी एक कन्फ्यूजन होता है कि आखिर हुक्स लॉ है क्या, यंग्स मॉडुलस है क्या। कहीं पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ हुक्स लॉ के जगह यंग्स मॉडुलस के बारे में लिख देते हैं, यंग मॉडुलस के बारे में लिखने के बगैर वो हुक्स लॉ के बारे में लिख देते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली। सो हाँ, अभी ये हो गया। ये देखिए टेंसाइल लोड के वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, स्ट्रेचिंग होता है। कंप्रेसिव लोड के वजह से डिफॉर्मेशन क्या होता है, दब जाता है, मतलब रिडक्शन इन लेंथ हो जाता है। पर ये जो भी है, आइदर इलंगेशन हो या फिर रिडक्शन हो, वो चेंज इन लेंथ ही होता है। तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनली जो भी था बॉडी का लेंथ पहले लोड अप्लाई करने से पहले, डिफॉर्मेशन होने से पहले, वो जो रेशियो होता है वही स्ट्रेन होता है। यहाँ पे शियर देखिए, शियर आप जानते हो ऑन अनलाइंड फोर्स होता है, तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ दूसरी ओर लग रहा है, इसलिए बॉडी ट्राई टू शियर अप। जो जितना शियर हुआ है वो ही चेंज इन लेंथ होता है। इसलिए मैं एक और वीडियो इसके बारे में बना दूंगा कि मतलब जो स्ट्रेस होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, ये सब है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेन, उसके बारे में कभी और एक वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू।